तो बहुत समय बाद आज हम फिर आप लोगों के सामने हैं अपने यूपीएससी आरपीएससी पोर्टल के ऊपर आपकी जनरल साइंस की कोचिंग्स लेके। ठीक है, होम ट्यूशंस भी बोल सकते हो आप इसको, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ठीक है, तो आज हम जो चर्चा करेंगे उससे पहले हम ये बताते हैं कि अब तक आप क्या पढ़ चुके हो केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, केमिस्ट्री से हमने बेसिक स्टार्ट किया है, तो केमिस्ट्री के काफी टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। लास्ट जो टॉपिक था उसमें आपने पढ़ा था कि किस तरीके से आप ब्लॉक्स को बढ़ते हो। ठीक है, किस तरीके से आप श्रेणी बनाते हो, 1s 2s 2p, इनको हम किस टाइप से करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 10 नाम भी बताए थे, वो 10 नाम आपने याद कर लिए होंगे। ठीक है, यदि वो 10 नाम आपको याद हो चुके हैं तो मैं आगे अब कुछ और नाम भी बता रही हूँ, वो भी आपको याद करने हैं। ठीक है, पहले नंबर पे हाइड्रोजन था, फिर हीलियम था, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, इसके बाद आप याद करोगे 11वें नंबर पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। 10 आपने याद किए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, ये 10 के बाद आप धीरे धीरे याद कीजिए, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट करने की जरूरत नहीं है। जितना इजीली आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं। यदि आपको सीक्वेंस में याद नहीं भी रह पाते लेकिन इसके सामने वाला नंबर आपको याद रहता है तो भी आपका काम चल जाएगा। फिर आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ये 5 और याद कीजिए। इस तरीके से मैं आपको 30 रटा दूंगी, 30 जो कि कंपलसरी है, 30 तो याद करना। तो 30 तो हम याद करेंगे, बाकी पूरा पोर्टल वीडियो आपकी आवर्त सारणी के लिए बनाया जाएगा, जिस पर हर क्लास का व्यक्ति कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो भी क्रैक करना चाहता है वो 11th 12th बीएससी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आवर्त सारणी की जो टेबल होगी वो पूरी आपके लिए होगी। ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। 1-2 दिन की क्लास के बाद हम वो पूरा सिस्टम ले लेंगे। तो ये आपको 5 और याद करने हैं। ठीक है, सोडियम को हम व्यक्त किससे करते हैं, Na से, मैग्नीशियम को Mg से, एल्यूमिनियम को Al से, सिलिकॉन को Si से और फास्फोरस को P से हम करते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ये 5 लाइनें और आ चुकी हैं। ठीक है, इन 5 से आप क्या बनाओगे, वही जो मैंने पिछली सारणी में S1 S2 करके दिखाया था वो आप इन 5 का भी बनाओगे। ठीक है, और यदि आपको समझ में आ जाए, आपसे काम हो जाए, यदि आप मुझे चेक करवाना चाहते हैं कि गलत है या सही है तो आप मुझे कहाँ पर सेंड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझे ये सब कुछ सेंड कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इंस्टाग्राम पूरा स्टूडेंट पोर्टल के हिसाब से बनाया है मैंने, तो वहाँ आप फोटो सेंड कर सकते हो। बिकॉज कमेंट्स में तो आप सिर्फ कमेंट्स ही कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर, तो ठीक है, पिक सेंड नहीं कर सकते। व्हाट्सअप फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो आप बस इंस्टाग्राम में ऑप्शन बचता है हमारे पास, तो हम उस पर ये सब कुछ आप भेज दोगे। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर नई चीजें क्या स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, कि क्वेश्चंस की सीरीज बनाई हुई है मैंने 500 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अब रोजाना जब भी वीडियो लगेगी तब मैं 10 क्वेश्चन आपको उनमें से रोजाना दिया करूंगी, जिनके आपको होमवर्क करना है, जिनके आंसर आप चाहे कहीं से भी ढूंढे आपको ही याद करने हैं। ठीक है, तो पर डे के 10 क्वेश्चन आपको अब मैं अपने नोट्सों के अंदर से दिया करूंगी। साथ में जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं दिया करूंगी, वो चाहे मुझे बुक में से देने पड़े चाहे कहीं से भी देने पड़े। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी पुरानी। अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसे ही श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्वांटम संख्याएं पढ़ते हैं। क्वांटम संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी भी प्रतीक को, किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट करने का काम करती है कि वो तत्व कैसा है, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसकी पहचान क्या है। तो बेसिकली उसकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या
चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो जो फर्स्ट है मुख्य क्वांटम संख्या, इसे n से दर्शाया जाता है। दिगंशी क्वांटम संख्या को l से दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से दर्शाया जाता है और चक्रण क्वांटम संख्या को s से दर्शाया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जब किसी कोश के अंदर मतलब किसी कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो 4 तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, S P D F 4 तो मैं बता ही चुकी हूँ, उनका तो आपको पता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं उस कक्षक में पर्टिकुलर, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 2n²। ठीक है, क्या होता है? 2n²। उससे पहले आप ये चारों उतार लीजिए, चारों के नाम उतार लीजिए, क्योंकि फिर ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। उतार लिया? तो देखिए, यदि मैं प्रथम कक्षा की बात करूं तो n बराबर हो जाएगा 1। 2 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। बिल्कुल सही है। एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भरते थे हम? 2 ही भरते थे ना, 2 ही। अब हम मैं द्वितीय कक्षा की बात करूं तो n बराबर क्या होगा? 2। अब यदि 2 कक्षाएं हो जाएं, 1 और 2, तो पहले में 2 भर रहे हैं, दूसरे में कितने भरने हैं? 8। तो द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8। आया समझ में? तृतीय कक्षा की बात कर लेते हैं। तृतीय कक्षा की यदि बात करी जाती है तो n = 3 आता है। इसको कैसे करोगे आप? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 18 इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट भी पूछा जाता है। डायरेक्ट कैसे पूछा जाता है कि प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसके क्वेश्चन भी बन जाएंगे। चतुर्थ कक्षा की बात करते हैं तो चतुर्थ कक्षा तो आप खुद भी कर सकते हो, मैं बता देती हूँ यहाँ पर। चतुर्थ n = 4, 4 का स्क्वायर, 32 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो था मुख्य क्वांटम संख्या का, तो आप फटाफट से इसको उतार लीजिए। इतना वीडियो के लिए टाइम मिलेगा कि आप इसको यहीं के ही उतार सकें, क्योंकि एकदम लगना चाहिए ना ऑफिशियल ऑनलाइन क्लास चल रही है, क्योंकि बाद में नहीं उतार सकते आप। जो काम है अभी के अभी उतार सकते हो, कॉपी पेन लेके ही बैठा कीजिए। ठीक है, फटाफट उतारिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से दर्शाया जाता है। तो ये जो नोटेशन मैं आपको दे रही हूँ ये फिक्स नोटेशन है, ये नोटेशन कभी भी चेंज नहीं होते हैं। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि जितना भी कक्षक का नंबर है
उससे एक कम इसका नंबर आता है, जैसे कि एस ब्लॉक। कौन से नंबर पे आ रहा है? प्रथम नंबर पे। एस ब्लॉक कौन से नंबर पे आ रहा है? प्रथम नंबर पे। तो जितने भी नंबर पे आ रहा है उसमें से एक माइनस कर दो, 0। एस ब्लॉक के लिए एल की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, उतार लीजिए। अब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं। द्वितीय नंबर पे आ रहा है, ठीक है। द्वितीय नंबर पे आ रहा है 2 - 1, एक आ गई। पी ब्लॉक के लिए कितनी आ रही है इसकी वैल्यू? 1। आया समझ में? फिर हम डी ब्लॉक के लिए काम करते हैं। डी ब्लॉक कौन से नंबर पे आता है? 3rd नंबर पे। एस पी डी एफ, ये तो 4 आपको याद कर लेना, इन चारों से ही काम चल जाएगा, ठीक है। एल इज इक्वल टू 3 - 1, 2। एफ ब्लॉक चतुर्थ नंबर, इसके लिए 3 आ रहा है, मतलब जितनी भी नंबर पे इनके कक्षक है उसमें से एक माइनस कर देना है, तो ये इसका यूनिक नंबर आ जाएगा। उतार लीजिए, फटाफट उतारिए। फटाफट उतार के 3rd टॉपिक उतार लीजिए, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं। ठीक है, तो मैं 4 उपकोष आपको बता रखे हैं, एस पी डी एफ, ये उपकोष है। देखिए यहाँ मैं जो इन क्वेश्चनों को बता रही हूँ ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा, तब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है। तो आप जब तक केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म नहीं हो जाता तब तक का इंतजार कीजिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि थ्योरी हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर करने बैठते हैं तो ये लगता है कि ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं, या इसको हमको कैसे करना है वो हमको आता ही नहीं, ठीक है। तो वो कब आएगा? जब क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करी जाएगी। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए 50% तो हमें थ्योरी आना जरूरी है ना, तो उसके लिए हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। एस पी डी एफ, इनकी जो एल वैल्यू है वो कितनी है? 0 1 2 3, जानते हो आप ये तो बस इनकी जो एन वैल्यू है 0 के लिए 0, 1 की बात करनी है, कहां से कहां पर स्टार्ट और खत्म होगी? ये 1 है तो 1 से स्टार्ट होगी, 1 से ही खत्म होगी, मतलब -L से +L तक चलती है ये वैल्यू। m की जो वैल्यू है कहां से कहां तक चलती है? -L से +L तक वैल्यू चलती है इसकी। तो इसकी जब वैल्यू चलती है -L से +L, तो 0 से 0 तो 0 ही होगा। ये -1 से +1, इनके बीच में क्या आता है? 0, ठीक है। 2
2 की यदि मैं बात करूं तो -2 से +2, बीच में क्या आ रहा है -1 0 1। आ रहा है समझ में। f की यदि बात की जा रही है 3 है तो -3 -2 -1 0 1 2 3, इस टाइप से होगा ये। कंप्लीट हो गया, उतार लो इसको। चुंबकीय क्वांटम संख्या इतनी ही है। गर्मी में बनानी पड़ रही है ना वीडियो, तो पसीने बहुत आ रहे हैं। ठीक है, हो गया ये काम, उतार लिया। चौथा टॉपिक उतार लीजिए आप लोग, चक्रण क्वांटम संख्याएं। चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। चक्रण क्वांटम संख्या में हमको क्या देखना है, चक्रण क्वांटम संख्या में हमको देखना है कि जो s की वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो रही है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, एक सेकंड रुकिए। सॉरी गाइज, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी ना, क्योंकि घर में वीडियो बनती है ना तो कोई कुछ ना कुछ काम करता रहता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या की बात करें तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी ब्लॉक में भरा जाता है तो एक बार सीधा और एक बार उल्टा भरा जाता है, एक बार सीधा और एक बार उल्टा भरा जाता है। तो बस इसकी दो ही वैल्यू होती है, +1/2 -1/2। अपर वाले के लिए +1/2, लोअर वाले के लिए -1/2। बस जो ये चक्रण क्वांटम संख्या है इसमें दो ही वैल्यू आती है। यदि ये चारों हमारे पास होती है तो किसी की भी सही गलत की जांच की जा सकती है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है वो हम आपको बताएंगे, तो आप ये उतार लीजिए। याद रखने के लिए एक सीधा और एक उल्टा होता है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पे काम हमको करना है। मैं आपको एक नोट और लिखवा रही हूं, ये लिखने के बाद आप लोग एक नोट लिखिए यहाँ पर। ये जैसे ही उतर जाए इसके बाद एक नोट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है तो आप फटाफट से लिखिए। पहला नोट, मुख्य क्वांटम संख्या की खोज, लिखिए मुख्य क्वांटम संख्या की खोज नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पहला लिख लीजिए, मुख्य क्वांटम संख्या की खोज नील्स बोहर नामक वैज्ञानिक ने की थी। देखिए बच्चों, यदि आप लिखोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा, लिखना तो पड़ेगा ही। मैं यहाँ सब कुछ नहीं लिख सकती हूँ, बोल के लिखाऊंगी तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यदि छपा छपाया हमको चाहिए तो वो तो बहुत सारी बुक्स में अवेलेबल है। तो जो जो मैं नोट आपको बता रही हूँ वो लिख लीजिए। पहला है, मुख्य क्वांटम संख्या की खोज नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने की थी तथा यह हमें क्वांटम संख्या के कोश के बारे में, क्वांटम संख्या के कोश के बारे में तो देता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जानकारी प्रदान करता है। सेकंड नोट लिखिए, दिगंसी क्वांटम संख्या की खोज सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। तथा यह हमें उपकोष के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
उपकोष के बारे में जानकारी प्रदान करता है। देखिए SPDF इन चारों के बारे में जानकारी प्रदान करी है। फिर लिखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या, थर्ड लिखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह क्वांटम संख्या हमें कक्षकों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। फोर्थ लिखिए चक्रण क्वांटम संख्या की खोज उलेनबेक ने की थी तथा यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताती है। अगला नोट लिखिए किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसा कि हम पहली वीडियो में पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ बाउ के सिद्धांत से दिया जाता है, जिसमें 3 नियम दिए गए हैं। 3 नियम कौन कौन से हैं? पहला है पाउली का नियम, दूसरा है हुंड का नियम, तीसरा है N+L का नियम। तीनों लिख लीजिए। ठीक है, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है, उतार लिया है आपने। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। नोट्स आपको लिखवाए ही हैं, तो एक नोट और लिखिए, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। क्या होते हैं ये? यदि मैं दे देती हूं आपको परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो अभी हमने जो याद किए थे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वाले, तो इनका जो क्रमांक है वो तो परमाणु क्रमांक है। जैसे कि लिथियम की बात की जाए, लिथियम कौन से नंबर पे आता है? 3rd नंबर पे। तो जो इसका परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 3 है। लेकिन वही मैं द्रव्यमान संख्या की बात करूं तो द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो होती है P, और वो परमाणु के क्रमांक के बराबर होती है। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो नाभिक में जो उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों की संख्या का योग होती है। तो इसको हम प्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, ZXA। ये प्रतीक बताने का तरीका है ये तत्व को। ठीक है, उतार लीजिए।
अब हम नए टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल, क्षार और लवण, इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं अब कि सबसे पहले कि अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है इस पे चर्चा करते हैं। अच्छा, अम्ल कब होता है? जब इसका स्वाद कैसा होता है अम्ल का? नमकीन होता है, कैसा होता है? खट्टा स्वाद होता है। ठीक है, इसका जो स्वाद होता है खट्टा होता है। क्षार का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है। लवण का जो स्वाद होता है नमकीन होता है लगभग, और वैसे बोला जाता है कि ये बेस्वाद होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी लवण, नमक को भी हम लवण बोलते हैं, तो इसलिए हम इसको बेस्वाद बोल सकते हैं या हल्का सा नमकीन बोल सकते हैं। ठीक है, अम्ल यदि देखा जाए लिटमस पेपर के हिसाब से तो ये नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल करता है। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। लवण की बात की जाए, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यदि हम अम्ल की बात करें तो जल में घुलने पर H+ आयन देता है। जल में घुलने पर H+ आयन देता है। क्षार की बात की जाए, जल में घुलने पर OH- आयन देता है और ये ब्रेक नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, इसकी यदि एग्जाम्पल की बात की जाए HCl, इसके यदि एग्जाम्पल की बात की जाए बता सकते हो NaOH। ठीक है, और यदि इसके बात की जाए NaCl, NaCl, यदि देखिए ये चार तो इसके बेसिक गुण हैं और इनका जो ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है वो तो मैं नोट्स में कराऊंगी अगली वीडियो में। ठीक है, तो अभी तो आप ये उतारिए, फटाफट से उतारिए। उतार लिया? ये स्क्रीनशॉट ले लेना, फटाफट इसको उतार लेना। मैं जब तक इसकी आपको बेसिक प्रॉपर्टी और बता देती हूँ कि इसकी और प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो इसकी और प्रॉपर्टी ये है कि अम्ल और क्षार, नोट डाल के लिखिए, अम्ल व क्षार, फटाफट नोट डाल लीजिए आप। अम्ल व क्षार विद्युत के चालक होते हैं। अगला नोट, अम्लराज का उपयोग कीमती धातुओं को गलाने के लिए किया जाता है।
अम्लराज इसका एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द टाइम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्लराज होता क्या है। ठीक है, जितने भी ये इंटरव्यू वगैरह होते हैं, यदि साइंस में अच्छा है तो आपसे अम्लराज जरूर पूछा जाएगा कि अम्लराज होता क्या है। कंपटीशन तो कंपटीशन, जो 10th लेवल की साइंस होती है उसमें भी ये पूछा जाता है कि अम्लराज क्या होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, किससे मिलकर बनता है। तो इसके लिए आप अलग से नोट डाल के लिखिए कि अम्लराज का उपयोग धातुओं को, कीमती धातुओं को गलाने में किया जाता है तथा अम्लराज का निर्माण नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 में मिलाने पर बनता है। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पर अपन ऑफ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो को बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए आप अपना, और क्या बोल सकते हैं, शेयर कीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि अभी तो फिलहाल आप ही है मेरे स्टूडेंट, जब तक ये कोरोना टाइम चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे भी ज़रूरत है, आपको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ठीक है, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, पढ़िए। कोई समस्या हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू।